हेलो प्यारे प्यारे बच्चों, आपका फारूक क्लासेस में स्वागत है। आज का हम जो टॉपिक है हमारा वो है एक्सरसाइज 2.2। मैथ्स का एक्सरसाइज का 2.2 हम पढ़ने वाले हैं। और इस टॉपिक के अंदर इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले, एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले हम कॉन्सेप्ट को रिटेन करने की कोशिश करते हैं, कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार जो 2.2 एक्सरसाइज है वो किस चीज से रिलेटेड है। यानी आज की जो इस वीडियो का टॉपिक है वो सिर्फ और सिर्फ रिलेटेड टू कॉन्सेप्ट है। अगर कॉन्सेप्ट रिटेन हो जाएगा, कॉन्सेप्ट हम समझ जाएंगे तो फिर हमारे लिए क्वेश्चन करना आसान हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहला काम जो हमें यहां पर सीखना है एक्सरसाइज 2.2 के अंदर वो है फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन हमारे लिए कुछ नया नहीं है। फैक्टराइजेशन अगर आप क्लास 8th में देखें तो फैक्टराइजेशन क्लास 8th में भी आपने पढ़ा, क्लास 9th में आए, क्लास 9th में भी फैक्टराइजेशन था, और आज हम क्लास 10th में उसी फैक्टराइजेशन के कॉन्सेप्ट को एक बार रिवाइज करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे और सीखने की कोशिश करेंगे। ठीक, देखो बच्चा, मैं आपको ये चीज पहले भी बता चुका हूं कि हमारे पास मैथ्स कोई बहुत ज्यादा टफ सब्जेक्ट नहीं है। मैथ्स एक आसान सब्जेक्ट है, बस उसकी एक ही कंडीशन है, डेली बेसिस पर रिवीजन। अगर आप डेली बेसिस पर रिवीजन कर रहे हैं तो आपकी मैथ्स बहुत अच्छी हो जाएगी। लेकिन अगर आप बिल्कुल उसके तरह, एक वो थे ना, आपने एक स्टोरी सुनी होगी बचपन में, टर्टल और रैबिट वाली। अगर आप रैबिट की तरह एक रात जागते हैं और बहुत सारा मैथ्स पढ़ लेते हैं, फिर 5-6 दिन के लिए मैथ्स को भूल जाते हैं, तो आपकी मैथ्स इंप्रूव नहीं होगी। आपको चाहिए डेली बेसिस पर 20 क्वेश्चन लगाने। इस बात को मार्क करिए, आपको डेली बेसिस पर 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने ही करने हैं, यह आपका टास्क होना चाहिए। चलें भाई, कॉन्सेप्ट में सबसे पहले फैक्टराइजेशन देख लेते हैं। एक बार फैक्टराइजेशन समझ में आ जाएगा कि हम फैक्टराइज कैसे कर रहे हैं, मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड कैसे यूज कर रहे हैं, उसके बाद हम आगे चलेंगे। पहले हमने देखा कि हमारे पास एक कोई भी एक इक्वेशन ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12, बहुत आसान एक इक्वेशन से चल रहे हैं कि भाई हम फैक्टराइजेशन के कॉन्सेप्ट को दोबारा से रिकॉल कर लें। बहुत आसान इक्वेशन। सबसे पहला काम क्या होता है, हमारे पास जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है और कांस्टेंट होता है, अगर मैं बेसिक जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो लिखूं तो ए और सी को मल्टीप्लाई करना पहला काम होता है। जिस भी वेरिएबल के आगे कुछ नहीं लिखा है वहां पर हमेशा 1 होता है। मैंने देखा है कई बच्चे 10th तक पहुंच गए बट उन्हें ये भी नहीं पता कि वेरिएबल के आगे के कोफिशिएंट कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो हमें पता होना चाहिए जो भी वेरिएबल है उसके साथ वाला टर्म क्या है, कोफिशिएंट विद साइन होता है। जैसे यहाँ पर +1 है, यहाँ पर +7 है, ये विद साइन बताने होते हैं। यहाँ पर हमारे पास क्योंकि कुछ नहीं लिखा, जहां कुछ नहीं लिखा वहां पर 1 है, तो यहाँ पर 1 ने 12 से मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया 12। अब क्या करें हम, अगर ये 12 आ गया तो अब इसके फैक्टर बनाना है। क्या बनाना है, फैक्टर। फैक्टर के बारे में सोचो तो क्या है, 1 × 12, 2 × 6, 3 × 4। इसके बाद क्या बोलोगे, सर तुम बोलोगे 6 × 2, बट ये तो रिपीट हो गया, तो रिपीट को नहीं लेना। जो हमारा एक फैक्टर है हम उसी को कंसीडर करेंगे दोस्त। जो एक फैक्टर आया, अगर रिपीटेशन है तो उसको अवॉइड करेंगे। अब अगला काम समझे भाई, नेक्स्ट टास्क क्या होता है। नेक्स्ट टास्क क्या होता है कि मेरे को मिडल टर्म को स्प्लिट करना है, 2 हिस्सों में तोड़ना है। लेकिन ये 2 हिस्से इस तरीके से टूटना चाहिए कि ऐड और सब्ट्रैक्ट करके या तो एडिशन करूं या तो सब्ट्रैक्शन करूं, क्या आ जाए मेरे पास, 7 आ जाए। या फिर दोनों को मल्टीप्लाई करके, एंड वाली कंडीशन है, दोनों को मल्टीप्लाई करके वापस क्या आना चाहिए, 12 आना चाहिए, जो ए और सी को मल्टीप्लाई करके आया था। इसी कॉन्सेप्ट पे रिटेन करते हुए अगर हम देखें तो हम सबको क्या करते हैं, एक बार ऐड और एक बार सब्ट्रैक्ट, इसको भी एक बार ऐड और इसको एक बार सब्ट्रैक्ट, इसको एक बार ऐड और इसको एक बार सब्ट्रैक्ट। अगर आप यहां पर देखें तो मुझे चाहिए क्या, 7 चाहिए। यहां पर ये सारे के सारे तो 7 नहीं दे रहे, सिर्फ और सिर्फ ये 7 दे रहा है। यानी फैक्टर क्या आया हमारे पास, 3 और 4। अब अगला काम क्या है, अब अगला काम ये है, अपने आप से ये पूछना है कि भाई इनको ऐड करना चाहिए कि सब्ट्रैक्ट करना चाहिए। यानी इनको यहां पर जब मैं लिखूंगा, देखो फोकस करना है इस चीज को, एक्स स्क्वायर प्लस, देखो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, 3 + 4 ब्रैकेट में x + 12। क्यों, क्योंकि मैं इनको ऐड करके लाया था। कैसे लाया था दोस्त, ऐड करके लाया था ना।
नाउ एक्स स्क्वायर, अब तुम देखो तो ये वाला अगर मैं ओपन कर दूं ब्रैकेट तो ये प्लस का 1 दोनों से मल्टीप्लाई करेगा और हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 3x और ये आ जाएगा 4x प्लस का 12। मेरी बात नोट करना, ये वाला स्टेप लिखना जरूरी नहीं है। अगर आपकी कमांड सीधा इस पर है तो आप सीधा इसको लिखें, ज्यादा बेहतर है, एक स्टेप बच जाता है, हमारा टाइम जो है थोड़ा सा बच जाता है। ये वाला जो बीच वाला स्टेप लिखा ना ये बच्चा, ये उन लोगों के लिए लिखा है जो लोग बिल्कुल मैथ्स में फैक्टराइजेशन में नए हैं, उनको आइडिया नहीं है कि फैक्टराइजेशन में यहाँ पर करना क्या होता है। तो आप बीच वाले टर्म को जो भी ऐड या सब्ट्रैक्ट करके आ रहा है वो लिखे, बाकी अंदर वाले साइन से मल्टीप्लाई करें बाहर वाले से। जब ये बाहर वाला साइन इससे मल्टीप्लाई करेगा तो यहाँ पर दोनों के दोनों पॉजिटिव आ जाएंगे। यहाँ पर x है, ये x भी दोनों से मल्टीप्लाई करेगा तो ये 3x हो जाएगा, ये 4x हो जाएगा। अब अगला काम क्या होता है, कॉमन लेना। क्या लेना, कॉमन लेना। जो वैल्यू दोनों में कॉमन दिख रही है उसे बाहर निकाल लेंगे। अगर यहाँ पर देखें तो x कॉमन है तो हमने x बाहर निकाला, क्या आया x प्लस 3। इधर अगर देखें तो ये चीज सेम आनी चाहिए, क्या आनी चाहिए, सेम। अगर ये सेम आ रही है तो हम इसको सेम लिख दें, x प्लस 3। अब अगला क्वेश्चन ये है कि सर इनमें से भी तो कुछ कॉमन निकलेगा ना बच्चा। जब इनमें से कॉमन निकलेगा तो क्वेश्चन ये है कि कॉमन क्या खींचा जाए। इस पर अगर हम देखें तो हमारे पास, मैं दो तरीके से बता रहा हूं। पहली बात, अगर आप इतने मिच्योर हैं, इतनी अंडरस्टैंडिंग आपकी है कि आप इन दोनों में से कुछ कॉमन ले पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। जैसे मुझे दिख रहा है कि 4 दोनों में कॉमन है, कॉमन मैंने बाहर निकाल लिया प्लस का 4। अगर आपको इतना भी नहीं समझ में आता है कि कॉमन कैसे खींचना है तो एक सिंपल सा सोल्यूशन बताता हूं। जो आपको यहां दिख रही है वैल्यू और जो यहां दिख रही है उनको डिवाइड करो। ऊपर वाली वैल्यू से नीचे वाली वैल्यू डिवाइड कर दिया आपने, क्या आ गया, x। कैसा आ गया, प्लस का, क्योंकि यहाँ पे साइन क्या था, प्लस। तो आपने प्लस का 4 बाहर निकाल लिया। इस तरीके से आप कॉमन निकाल सकते हैं, ये भी एक तरीका है। देखो कुछ चीजें जो है मैं बहुत ज्यादा लेम बता रहा हूँ, बहुत ज्यादा बिल्कुल आसान सिंप्लीफाई करने की कोशिश कर रहा हूँ। रीजन बीइंग, मैंने कई बच्चों को ऐसा भी देखा है जो 10th में पहुंच गए हैं बट स्टिल उनका मैथ्स बहुत वीक है, वो नहीं कर पा रहे यार क्वेश्चन। तो उनके लिए ऐसी अप्रोच को डिस्कस कर लेता हूँ। अदरवाइज जो फैक्टराइजेशन पे कमांड है वो वीडियो को 2x पे चला के थोड़ा तेज देख ले इसको, है ना। इन दोनों में से कॉमन निकाला तो क्या आया, x प्लस 3। और अब जो बचा, देखो इसमें से x प्लस 3 बाहर निकलेगा तो क्या बचेगा, x। और इधर से x प्लस 3 बाहर निकलेगा तो क्या बचेगा, प्लस का 4। तो फैक्टर क्या बन गया, x प्लस 4। ये आपका एक क्वेश्चन खत्म हो गया। उम्मीद करता हूँ ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, बिल्कुल आया होगा। समझने की कोशिश करें, ऐसे ही करना है। आगे चलते हैं, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, एक और क्वेश्चन लिख लेता हूँ। थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल जो है थोड़ा सा अलग करता हूँ। सेम टाइप के क्वेश्चन को यहाँ लिखता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स माइनस का 12। क्वेश्चन ये क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स माइनस का 12। मेरा क्वेश्चन ये है। अब अगेन मैं ये देख रहा हूं कि जब मैं a और c यानी कि इस 1 को और इस 12 को मल्टीप्लाई करता हूं, यानी 1 ने -12 से मल्टीप्लाई किया तो वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 12। 1 ने माइनस के 12 से मल्टीप्लाई किया तो वैल्यू कितनी आई, माइनस का 12। अब मुझे फैक्टर बनाने हैं इसके। मैंने दोबारा से सेम चीज सोची तो क्या आया, 1 इंटू 12, 2 इंटू 6, 3 इंटू 4, यह आ गया। मैंने फिर से एडिशन सब्ट्रैक्शन किया। यहाँ पर मैंने देखा 13 आता है, ऐड करने पे सब्ट्रैक्ट करने पे 11, ऐड करने पे 8, सब्ट्रैक्ट करने पे 4, ऐड करने पे 7, सब्ट्रैक्ट करने पे 1। मुझे अब मेरा अगला टास्क क्या है, मुझे फैक्टर को पहचानना है कि फैक्टर कौन से हूं। उसके लिए क्या करूंगा, मैं ये देखूंगा कि कौन सा ऐसा पार्ट है जो बीच वाली वैल्यू यानी बी वाली वैल्यू को बना रहा है। यहां पर मैंने देखा कि ये 1 मिल रहा है, यानी कि हो ना हो बीच वाला जो टर्म है मिडल टर्म वो 3 और 4 में टूटेगा। उसकी स्प्लिटिंग 3 और 4 की है। अब इस चीज को लिख लेते हैं। यहाँ पे लिखा हमने एक्स स्क्वायर प्लस, भाई ये क्या होगा, 4 माइनस 3 एक्स माइनस का 12। अब क्या करेंगे, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। अगर अंदर मल्टीप्लाई किया प्लस वाली वैल्यू से तो ये क्या आया, इसका x से भी मल्टीप्लाई होगा, प्लस का 4x माइनस का 3x माइनस का 12। मैं आपको पहले भी क्या बोल चुका हूं, अगर अगर आप इतना मिच्योर हैं इस चीज को समझने के लिए कि मैं ये डायरेक्ट कैसे लिख सकता हूं, तो आप इस स्टेप को डायरेक्ट ही लिखें, एक स्टेप एक्स्ट्रा लिखने की जरूरत नहीं है। ये स्टेप उन लोगों के लिए हैं, उन बच्चों के लिए हैं जो बेचारे फैक्टराइजेशन से बिल्कुल भी रूबरू नहीं है।
उन्हें पता ही नहीं है करना क्या है, तो वो ऐसे करेंगे इस क्वेश्चन को। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये वाला सेक्शन आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि जितने भी क्वेश्चंस हैं वो इसी तरीके से हो रहे हैं। अब हमें कॉमन लेना है भाई, इसमें से अगर कॉमन ले लिया जाए तो क्या कॉमन गया, x, अंदर क्या बचा x+4, सेम वैल्यू आनी चाहिए, यानी x+4 ही आना चाहिए आपका। अब आप क्या लेंगे कॉमन, भाई ये कैसे पता चलेगा, अगर आप देखें तो यहां पर -3 था, यहां पर +1 बचा, इसका मतलब हो ना हो आपने -3 को ही बाहर निकाल लिया, ऐसा हुआ है। ये एक तरीका हो सकता है सोचने का कि -3 बाहर गया, तो आप -3 यहां लिख सकते हैं। आप अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए कि मैंने सही कॉमन लिया है, आप इसको वापस क्रॉस मल्टीप्लाई करो, -3x आ रहा है, -3 ने +4 से मल्टीप्लाई किया, -12 आ रहा है, यानी कि हमारा आंसर बिल्कुल सही है, सटीक है। इसके अलावा मैंने एक और अप्रोच क्या बताया, ये तो डायरेक्ट निकाल दिया, लेकिन मान लो बच्चा बिल्कुल इनिशियल है, बिगिनर है, उसको समझ ही नहीं आ रहा कैसे कॉमन लेते हैं, बच्चा निकाल निकाल के परेशान हो गया, तो एक तरीका क्या बताया, ऊपर जो वैल्यू है उसको जो नीचे वैल्यू है उससे डिवाइड कर दो। भाई -3x ने x से डिवीजन किया तो वैल्यू कितनी आई, -3, तो b क्या कॉमन निकला, -3। तो आसान ट्रिक है, बहुत आसान ट्रिक है, थोड़ा सा समझने की जरूरत है। यहां पर हमारे पास वैल्यू कितनी आई है, x+4 कॉमन निकाल लिया, क्योंकि इसमें भी है और इसमें भी है, अंदर क्या बच गया, एक x, फिर ये -3, ये आपका फाइनल आंसर है। उम्मीद करता हूं ये वाला पार्ट आपको समझ में आया होगा। ये था फैक्टराइजेशन का एक क्विक रिवीजन। अब इस क्विक रिवीजन के बाद हम क्या करने वाले हैं, एक छोटी सी समरी पढ़ लेते हैं रिलेटेड टू 2.2 जो हमें करनी थी। देखो भाई, वीडियो पॉज करके वीडियो के अंदर जो भी चीजें हैं उसको लिख लो, बिल्कुल न्यू हो, आप नहीं जानते क्या क्या हो रहा है, क्या क्या कैसे कैसे हो रहा है, तो आपको चाहिए कि आप लिखो। मैथ्स लिखने से आएगी बेटा, मैथ्स करने से आएगी, बार बार करेंगे मैथ्स खुद ब खुद इंप्रूव हो जाएगी। लेकिन आप बिल्कुल भी नहीं अटेम्प्ट करते हैं, बिल्कुल ये सोचते हैं कि एक बार लिख लिया मैंने हो गया, फिर नहीं आएगी। एक एक क्वेश्चन को कम से कम 2-2, 3-3, 4-4, खासकर जब आप न्यू है, बिल्कुल बिगिनर लर्नर है, आपको पता ही नहीं कि मैथ्स में बहुत ज्यादा पहले क्या होता था या अभी क्या चल रहा है, तो आपको चाहिए कि आप नंबर ऑफ टाइम्स क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें ताकि आपका रिटेंशन बढ़ जाए। चले, अब कॉन्सेप्ट का सेकंड पार्ट स्टार्ट होता है। देखो 2.2 दो पार्ट्स पर बेस्ड है। पहला फैक्टराइजेशन, क्लास 8, क्लास 9, क्लास 10 तीनों में पढ़ी है हमने। दूसरा आ गया हमारे पास इसका कॉन्सेप्ट नंबर ऑफ जीरोज का। अगर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² + bx + c, तो इसके अंदर मान लीजिए इसके दो जीरोज हैं अल्फा एंड बीटा। ये अल्फा बीटा एक रिलेशनशिप स्टेब्लिश करते हैं, किस किस के साथ, ये स्टेब्लिश करते हैं इसके कोफिशिएंट्स और कांस्टेंट टर्म के साथ रिलेशनशिप स्टेब्लिश करते हैं, और इसी चीज के ऊपर बेस्ड है आपकी 2.2। हम ये कहते हैं कि भाई हमारे पास सम ऑफ जीरोज की वैल्यू जो होती है वो क्या होती है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। अगर इसको देखेंगे तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी हो गई, -b/a। ये पहला पार्ट, पहला फॉर्मूला। दूसरे में क्या बोला, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, क्या, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ये क्या होते हैं भाई, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x², यानी अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या होती है, c/a। ये दो फॉर्मूले हैं जो आपको रिटेन करने हैं, होल्ड करने हैं, याद करने हैं, आपको याद होने चाहिए। ऑल्दो बुक के अंदर इससे रिलेवेंट क्वेश्चन बहुत कम लिखे हुए हैं, बट बोर्ड ने इससे रिलेवेंट क्वेश्चन अलग तरीके से पूछे हुए हैं जो हमें आने चाहिए, और मैं आपको सिखाऊंगा, आप बने रहिए मेरे साथ, मैं आपको सिखाऊंगा इस चीज को, ठीक है। अब इसके अलावा एक और चीज, ये जो एक पार्ट है ये तो हमें याद रखना ही है, इस पर न्यूमेरिकल लगाएंगे हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर। इसके अलावा एक क्वेश्चन और आता है जहां पर इफ करके दे देता है, इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल, जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल, और फिर आपसे बोल देता है फाइंड द पॉलिनोमियल, वो पॉलिनोमियल बताइए, वो पॉलिनोमियल का एक्सप्रेशन राइट करिए, लिखिए, ये आपसे पूछ रहा है।
तो ये भी कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है। इसके लिए हमें एक एक्सप्रेशन याद रखना है कि भैया हमारे पास रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल जो होगा वो क्या होगा। रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल जो होगा वो क्या होगा, वो होगा एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ये हमारी छोटी सी इक्वेशन है जो याद रखनी है। अगर मैं इसको अल्फा बीटा के टर्म में लिखूं तो एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा एक्स नाइट प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये वो इक्वेशन है जो आपको याद रखनी है। बस इतनी चीजें हैं जो आप सेकंड इक्वेशन सेकंड एक्सरसाइज के अंदर पढ़ेंगे। उसके अंदर जितने भी न्यूमेरिकल्स होंगे, जितनी भी चीजें होंगी, वो इन्हीं चीजों से डील करेंगी। तो हमें ये कोशिश करनी है कि हम इन चीजों के कॉन्सेप्ट को रिटेन कर लें और उसके बाद हम क्वेश्चन लगाएं। यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो फैक्टराइजेशन है। आपको फैक्टराइजेशन आनी चाहिए। 2 क्वेश्चन मैंने बता दिया, आपको करने का तरीका बता दिया मैंने आपको। इसके अलावा 7-8 क्वेश्चन हमारे एक्सरसाइज में मौजूद है, हम वो भी करेंगे। लेकिन उससे ज्यादा जरूरी है आपका खुद का क्वेश्चन लगाना। आप कोशिश करिए, आपको कहीं से भी फैक्टराइजेशन के क्वेश्चंस मिल रहे हैं, आप उनको अटेम्प्ट करिए, क्रॉस चेक करिए, ताकि एक सॉलिड कमांड क्रिएट हो फैक्टराइजेशन पे। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ मेरे दोस्त, क्योंकि फैक्टराइजेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर ना हमारे बहुत सारी अलग अलग चैप्टर्स में मौजूद है। चाहे वो हमारा एपी हो, चाहे वो हमारा सरफेस एरिया वॉल्यूम हो, चाहे वो दूसरे चैप्टर्स हो। चैप्टर 4 में भी आ जाएगा, चैप्टर 5 में है, इवन चैप्टर 6 में भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है एक जगह पर। तो इस टाइप से क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का स्प्लिटिंग मेथड बहुत जगह पर है, कमांड लाने की कोशिश करनी है। उम्मीद करता हूं जो मैंने आपको एडवाइस दी है, जो चीजें सिखाई हैं, जो चीजें समझाई हैं, सब आपको समझ में आया होगा। बाकी अगर कोई भी टॉपिक, कोई भी चीज जो आपको बहुत ज्यादा परेशान कर रही है, जो आपको नहीं समझ में आ रही है, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। उस पर हम वीडियो बनाएंगे और उसको हम आपसे डिस्कस भी करेंगे। उम्मीद करता हूँ जितनी चीजें पढ़ाई सब समझ में आया। तब तक मैं नेक्स्ट वीडियो के लिए नेक्स्ट वीडियो तक के लिए आपसे इजाजत लेता हूँ। ये जो शेयरिंग लाइक वाले जो वो होते हैं, क्या बोलते हैं, लाइनें होती हैं, ये अक्सर मैं नहीं बोल पाता हूँ, फिर भी आपकी जिम्मेदारी है, आप वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।